अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम कुछ दिलचस्प वाक़यात जो फ़िल्म इंडस्ट्री में होते हैं उसके हवाले से आपसे बात करेंगे। एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो एक हीरो ने 4 दफ़ा जिसको रिजेक्ट किया था, लेकिन वो फ़िल्म उतनी ही कामयाब हुई थी। एक हीरो ने मधुबाला को देखा और वो सब कुछ भूल गया, ये जानते हुए भी कि दिलीप कुमार साहब के साथ वो रिलेशन में थी। इसके बावजूद उसने क्या किया और क्या कहा, उसके हवाले से एक बहुत ही मशहूर हीरो अपने ज़माने का वो दिलीप कुमार साहब के घर के ना सिर्फ अंदर दाखिल हो गया था, उस वक्त वो हीरो नहीं था, बल्कि वो उनके बेडरूम तक पहुंच गया और दिलीप कुमार साहब ने फिर क्या देखा और क्या कहा। और एक और दिलचस्प एक अदाकार जो कि अमीर तरीन अदाकार बन चुका है और बड़े बड़े अपने जो सीनियर अदाकार हैं उनको पीछे छोड़ दिया है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और कुछ थोड़ी सी बात करेंगे द मार्शल आर्टिस्ट के हवाले से, जो उसका फीडबैक आ रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे, जो फिल्म आ रही है और जिसके ट्रेलर के ऊपर हमने बात की थी। तो शुरू करते हैं हम एक ऐसी फिल्म के हवाले से जिसको सुपरस्टार नन अदर देन किंग खान ने 4 दफ़ा रिजेक्ट किया। उनके पास बार बार उसके डायरेक्टर जाते थे, वो उस फिल्म को रिफ्यूज़ कर देते थे। उसकी वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि वो फिल्म थी रोमांटिक हीरो वाली और शाहरुख खान जो थे वो करना चाहते थे एक्शन फिल्में। शुरू में जब आए थे तो ये फिल्म थी 1995 की DDLJ, यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बारे में सब जानते हैं कि ये फिल्म जो है, इसमें पहले मल्होत्रा का जो किरदार था वो ऑफ़र किया गया, बल्कि प्लान किया गया था, ऑफ़र नहीं किया गया था टॉम क्रूज़ को, क्योंकि एक ऐसे लड़के की कहानी थी जिसकी बाहर मुल्क में सारी जम पल है, लेकिन वो वापस आता है। तो वो टॉम क्रूज़ को, लेकिन फिल्म के बजट को मद्देनज़र रखते हुए ये वाला प्लान जो था वो कैंसिल कर दिया गया। और फिर उसके बाद इस फिल्म को ऑफ़र किया गया सैफ अली खान को। सैफ अली खान ने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी और उसके बाद शाहरुख खान, जो कि उस वक्त तक 2-3 फिल्में उनकी आ चुकी थी और वो अपने आप को एक्शन हीरो के तौर पे देखना चाहते थे, उन्हें जब ये किरदार ऑफ़र किया गया तो उन्होंने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ ऐसे किरदार में, मैं एक्शन किरदार अदा करना चाहता हूँ। लेकिन जो आदित्य चोपड़ा थे, उसके जो डायरेक्टर थे यश चोपड़ा के बेटे, उन्होंने उनको पुश करते रहे, उनको बार बार उनसे मिलते रहे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि इस फिल्म को करना चाहिए तुम्हें। तो इस तरीके से शाहरुख खान को उसकी फ़िल्म के ऊपर कन्विंस किया गया और शाहरुख खान की करियर में DDLJ ने इतना अहम किरदार अदा किया कि उससे पहले वो अपने आप को एक नेगेटिव बंदे के तौर के ऊपर इस्टेब्लिश कर चुके थे, डर और अंजाम वगैरह में, बाजीगर में। लेकिन DDLJ एक वो फिल्म थी जिसने उस नेगेटिव इम्पैक्ट जो था उनके ऊपर से निकाल के उनको दूसरी साइड के ऊपर लेके आई। और DDLJ फिल्म जो थी वो एक ऐसी फिल्म है जो शाहरुख खान की दूसरी फिल्म ऐसी थी, यानी कि जिसने उनके करियर के ऊपर बिल्कुल पहले वाले असर को निकाल के एक नया असर डाला। तीसरी फिल्म आप उसको मोहब्बतें कह सकते हैं, जिसमें वो किरण वाला जो फिनोमेना था, या जो एक समझदारी के साथ एक्टिंग करना और सीनियर अदाकार के सामने, अमिताभ बच्चन के सामने अदाकारी करना, वो एक तीसरी एक नई जहद थी उनके किरदार के हवाले से, उनके करियर के हवाले से। तो DDLJ जो कि उस टाइम मॉडेस्ट बजट के साथ 4 करोड़ की फिल्म बनी थी, लेकिन उस फिल्म ने 102 करोड़ रुपया कमाया और उसके जो गाने थे वो इतने पॉपुलर हुए कि उसकी भी रिकॉर्ड कैसेट्स जो थी उस ज़माने में सेल हुई और उसके साउंड ट्रैक आज भी बड़ी दिलचस्पी के साथ सुने जाते हैं। तो ये वो कहानी है कामयाबी की कि जिस फिल्म को फिर बाद में 18 साल तक एक सिनेमा के ऊपर चलाया गया और वो चली वहाँ पे। और ना सिर्फ जब 18वें या 17वें साल में थी तो शाहरुख खान वहाँ पे गए थे और फिर उन्होंने अपने कमेंट्स लिखे थे उस फिल्म को, उस वक्त जो माहौल था उस सिनेमा का, उसके बारे में। तो ये थी एक कहानी दिलचस्प, एक इसी से मिलती जुलती कहानी, दिलचस्प कहानी है वो है जनाब साहब धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र जो था वो एक अपने ज़माने में उस वक्त वो स्टार नहीं बने थे, एक स्टूडेंट थे और उनका चक्कर लगा मुंबई का और उनको ऐसा लगता था, उनके ख्वाबों ख्यालों में भी ऐसा लगता था कि उस वक्त के सुपरस्टार जो दिलीप कुमार थे वो उनके असल में भाई हैं। तो वो इस फीलिंग को लेके वो उनके घर के बाहर पहुंच गए। उनके घर के बाहर कोई वहाँ पे चौकीदार वगैरह नहीं था और उन्होंने पता नहीं उस टाइम के ऊपर उनके ऊपर क्या कैफियत थी कि वो उस घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने लिखा अपनी ऑटोबायोग्राफी में, दिलीप कुमार साहब ने भी, कि कोई रोक टोक जब उन्हें नज़र न आई किसी तरफ से तो वो चलते चलते स्टेयर्स को ऊपर
क्रॉस करते करते वो उनके बेडरूम तक पहुँचे और वो उनको सोते हुए देख रहे थे और अचानक उनकी आंख खुली कि एक अजनबी शख्स जो है वो उनको मुसलसल घूर रहा है और वो भी उसके ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि उसके कमरे के बेडरूम के बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा हुआ उसे घूर रहा है। दिलीप कुमार साहब ने शोर डाला और चौकीदार को आवाज़ दी। खैर जो भी आया आया या नहीं आया, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्रा जो थे वहाँ से भाग निकले और वो कहते हैं कि मैं इतना सरपट भागा बाहर निकल के, फिर मैंने पीछे मुड़ के एक दफ़ा जब देखा कि पीछे कोई नहीं आ रहा तो फिर वो उन्होंने अपने आप की नॉर्मल किया और अपनी स्पीड जो थी भागने की वो नॉर्मल उसमें चाल ढाल में तब्दील की और फिर वो चलते हुए वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद उन्हें जब मौका मिला कि एक टैलेंट हंट प्रोग्राम था उसमें उन्हें मौका मिल गया आगे आने का, उस वक्त तक उनकी फिल्म नहीं आई थी, तो उस वक्त दिलीप कुमार साहब एक जगह आए हुए थे तो दिलीप कुमार साहब की बहन को धर्मेंद्रा ने एक रिक्वेस्ट की कि जनाब आप मुझे उनसे मिलने दें, मुझे इस तरह पता चलता है कि जैसे दिलीप साहब मेरे भाई हैं। तो इस तरह उनकी बहन ने इस सिलसिले में मदद की और वो ना सिर्फ उनसे मुलाकात की, वो उनको घर लेके गई और जब घर लेके गई तो उन्होंने क्योंकि उस टाइम सर्दी थी और दिलीप कुमार साहब उन्हें अपने कमरे लेके गए और वहाँ पे उन्हें स्वेटर दी क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी। तो धर्मेंद्रा कहते हैं कि उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बिल्कुल पतली सी बारीक सी शर्ट पहनी हुई थी जिसकी वजह से उन्हें सर्दी भी महसूस हो रही थी। तो ये एक इस तरह का इनकाउंटर था पहला। और दूसरा जिसको बड़ी दिलचस्पी के साथ लिखा है दिलीप साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में। और इससे आगे चलते हैं जनाब, एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या है, वो है जनाब शम्मी कपूर का। शम्मी कपूर ने जब पहली बार रेल का डिब्बा गालबन फिल्म थी उसकी शूटिंग के दौरान जब पहली बार देखा मधुबाला को तो वो आंखें झपकना भूल गए। उन्होंने वो कहते हैं कि मैं ऐसे था जैसे थंडरबोल्ट पे उनकी कोई चीज़ आंखें जो है स्ट्रक हो गई हैं बिल्कुल, और वो अपनी लाइंस तक भूल गए सब कुछ, और वो इतने ज़्यादा उस दम खुद रह गए और कि इस चीज़ को महसूस किया मधुबाला ने भी। और मधुबाला भी अपनी खूबसूरती से वाकिफ़ थी और वो आगे वाले बंदे का जो असर होता था उसका रद्दमल बड़े शौक़ से देखा करती थी। तो शम्मी कपूर को उन्होंने बड़े शौक़ के साथ ही ये सारी चीज़ें देखी और उन्होंने कहा मैं आंखें झपकना भूल गया, मैं अपनी लाइन भूल गया, मैं सब कुछ भूल गया और मुझे मोहब्बत हो गई। और ये जानते हुए कि वो रिलेशनशिप में हैं दिलीप कुमार साहब के, ये बात है 1952 की, तो उस वक्त ये बिल्कुल उनके लिए एक ऐसा एहसास था जो मधुबाला को देख के उन्हें हुआ। और मधुबाला के हवाले से और ज़्यादा किस्से भी बहुत ज़्यादा हैं उनकी खूबसूरती को लेके। वो जितनी एलिगेंट थी और जितनी ग्रेसफुल उनकी प्रेजेंस थी कि हर कोई जो था वो जब बाकायदा तौर पे दांतों में उंगलियां दबाए रह जाता था। तो ये शम्मी कपूर साहब ने अपना एक लिखा था किस्सा उन्होंने बयान किया था। एक अदाकार के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने अपनी अमीर होने पे सिर्फ जूही चावला और शाहरुख खान उनसे आगे हैं, बाकी जितने भी इस वक्त उनकी नेटवर्थ है उसका मुकाबला ना तो आमिर खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन और इवन अमिताभ बच्चन भी नहीं कर सकते। कहाँ तो साउथ इंडियन फिल्मों को के हवाले से बड़ा ही मस्कीन किस्म का और अजीब सा समझा जाता था कि बहुत ही आम सी फिल्में होती हैं और इसमें कुछ खास नहीं होता, लेकिन उनकी कामयाबियों ने उनके ना सिर्फ उन फिल्मों ने कमाई की है, उनके प्रोड्यूसर वगैरह को अमीर किया, बल्कि उनके अंदर अहम किरदार अदा करने वाले जो ख़ास तौर पर लीड रोल अदा करने वाले लोग हैं उनको भी उससे अमीर किया है। तो इसमें टॉलीवुड के हवाले से जहाँ फिल्में वहाँ पे तेलुगु फिल्में, कनाडा और मलयालम फिल्में बनती हैं, वहाँ इनके हीरो भी जो हैं वो भी अच्छा खासा मुआवजा लेते हैं। उसमें एक नाम ना तो रजनीकांत का है ना प्रभास का है, बल्कि एक नाम है नाग अर्जुना का। नाग अर्जुना जो हैं वो इस वक्त नेटवर्थ 3500 करोड़ है उनकी, और जो कि उसके बाद है अमिताभ बच्चन 3200 करोड़ और ऋतिक रोशन 3100 करोड़ और इसी तरह 2700 करोड़ है सलमान खान और 1900 करोड़ है आमिर खान। तो इस तरह उन्होंने अपने जितने भी सीनियर अदाकार हैं उनमें से अक्सर को पीछे छोड़ा इस अपनी नेटवर्थ में। उनके फिल्म जो सोर्स ऑफ इनकम है सिर्फ फिल्में नहीं हैं बल्कि उनका बिजनेस है जो कि रियल स्टेट के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से उनका ये वाला जो नंबर है वो बहुत आगे है और अपने हमअसर अदाकार और अपने सीनियर अदाकारों को भी उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ। अब आते हैं जनाब आखिर में द मार्शल आर्ट जो फिल्म आई है, खैर आई नहीं अभी, उसका ट्रेलर आया है। फिल्म अभी तक आज फरवरी में हम बैठे हुए हैं और थोड़े दिन बाद ये मिड में पहुंच जाएगा फरवरी, और अभी तक सिर्फ एक फिल्म रिलीज़ हुई है बाप। उसके साथ जो हुआ है वो हम आपको बताते रहते हैं वक्तन फ़क्तन, लेकिन फिल्म अच्छी थी, लेकिन उसको
कोई उस तरह से पजीराई नहीं मिली जिस तरह मिलनी चाहिए थी। और इस तरह अब द मार्शल आर्टिस्ट की जो फिल्म आ रही है, द मार्शल आर्टिस्ट शाज खान की, जिसके ट्रेलर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। कुछ लोगों का फीडबैक ये है कि इस फिल्म को अंग्रेज़ी में क्यों बनाया गया है, यहाँ तो अंग्रेज़ी फिल्में नहीं चलती, यहाँ तो अंग्रेज़ी फिल्मों को उर्दू या हिंदी में डब करके देखा जाता है, तो ये फिल्म कैसे चलेगी। बात बिल्कुल ठीक है। हो सकता है ये फिल्म कमाई कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो एलीट क्लास है, वेल ऑफ जो लोग हैं, जो ड्रामे भी सिनेमा के ऊपर जाके बड़े शौक से देखते हैं, वो लोग शायद इस फिल्म को देखेंगे। लेकिन इस फिल्म से इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा ये मुझे कोई अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मुझे इससे कोई अच्छी उम्मीदें हैं कि जनाब साहब ये फिल्म अगर कामयाब हो जाती है तो अगले दिन 5-7 फिल्मों का इफ्तिताह होगा। इस तरह की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो भी बंदा फिल्म बनाएगा वो इस जोनरा को जहन में रखेगा, वो इसकी ज़ुबान को जहन में रखेगा। अगर कामयाब होती है तो फिर सारे कहेंगे यार यहाँ पे तो फिर अंग्रेज़ी फिल्म ही बना लें, अंग्रेज़ी फिल्म ही कामयाब हो जाती है। लेकिन वो एक ख़ास क्लास के लिए होगी, जो एक आम क्लास के लिए फ़िल्म होती है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लॉकबस्टर फिल्म, उस तरह की फिल्म तो ये नहीं हो सकती। बिजनेस कर सकती है, हो सकता है अपनी पैसे पूरे कर ले, हो सकता है कमाई भी कर ले, लेकिन वो फिल्म पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा देने वाली नहीं है। और इससे मिलती जुलती एक चीज़ मैं और जाते जाते कहता जाऊँ कि पाकिस्तान में जो पंजाबी फिल्मों से ही इंडस्ट्री को संभाला मिला था, अब अगर इंडिया के अंदर हिंदी फिल्में उस तरह से नहीं देखी जाती, वहाँ पे मलयालम और तेलुगु फिल्में और दूसरी ज़ुबान की फिल्में अगर कामयाब हो रही हैं, तो हमारे यहाँ दूसरी ज़ुबान की फिल्में क्यों नहीं बन सकती। पिछले साल में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा पंजाबी इंडियन फिल्में यहाँ पे रिलीज़ हुई हैं, और ना सिर्फ वहाँ की कॉमेडी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, बल्कि अब तो मैं इस उम्मीद पे इश्तहार या वेबसाइट देखता हूँ सिनेमाओं की कि यहाँ पे कोई फिल्म लगी होगी। अभी भी 2-3 दिन पहले एक फ़िल्म आई है, मैंने समझा शायद पाकिस्तानी फिल्म होगी, लेकिन वो पाकिस्तानी फिल्म नहीं थी, वो इंडियन फिल्म है, एक्शन और स्टोरी वाली फिल्म है, वो कॉमेडी फिल्म नहीं है। जो यहाँ पे एक बना हुआ है कि जनाब यहाँ पे कॉमेडी फिल्में चलती हैं इंडिया की भी, तो यहाँ पे पंजाबी फिल्में दूसरी भी आना शुरू हो गई हैं। जबकि हमारे यहाँ जिसका माजी इतना शानदार है पंजाबी फिल्मों को लेके कि शुरू में जब 1948 में उर्दू फिल्में नाकाम हो रही थी, 1949 में, 50 में, तो एक पंजाबी फिल्म ने, 2-3 पंजाबी फिल्मों ने आके सहारा दिया था। उसके बाद फिर कामयाब उर्दू फिल्में बनना शुरू हुई। लेकिन यहाँ पे इस वक्त ऐसा है कि हमारे यहाँ से अदाकार वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, कॉमेडी अदाकार वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। नहीं है तो कोई बनाने वाला नहीं है यहाँ पे फिल्म, नहीं है तो यहाँ पे कोई आइडिया लेके आने वाला नहीं है कि जिस तरीके से अगर वो फिल्म बनाई, इंडियन पंजाबी फिल्में अगर बन सकती हैं तो पाकिस्तान में पंजाबी फिल्में क्यों नहीं बन सकती। पश्तो फिल्में यहाँ पे बनती हैं, लेकिन वो चलती भी हैं, उसकी अपनी एक ऑडियंस है। इसको मद्देनज़र रखते हुए आप ये बातें करना कि जनाब इस टाइम हॉलीवुड की इंडस्ट्री भी मुतासर हुई हुई है, बॉलीवुड भी हुई भी है, लेकिन उन्होंने रास्ते भी निकाले हुए हैं। उनके OTT प्लेटफॉर्म हैं, उनकी दूसरी ज़ुबान की फिल्में हैं, वो कुछ ना कुछ रास्ते निकाल रहे हैं। तो ये कहना कि जनाब साहब अपनी नाकामियों को छुपाने के मुतरादिफ है कि जनाब वो तो देखें जी, वहाँ पे भी वही बात है कि बच्चा अगर फेल हो जाए, वो जी बड़े बड़े लायक बच्चे फेल हो गए, ये बात नहीं है। हमें काम करना होगा, पोटेंशियल है, रास्ते हैं, वो निकालने होंगे थोड़े से, और उसको प्लान करके लगाना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।